Good morning dear students, once again welcome to the online class session of class 10th, and we were just studying economics chapter sectors of Indian economy. So we will continue the topic with historical change in the sectors. Historical change in the sectors. तीनों सेक्टर के बारे में हमने पढ़ लिया. We have studied about all the three sectors, primary, secondary, tertiary. Now you are able to define the three sectors. You can give the examples also of all the three sectors, like agriculture belongs to the primary sector, industries, factories, construction belongs to secondary sector, and services like transport, communication, they all types of services belongs to the tertiary sector. Now what is the historical change? क्या बदलाव आया इन sectors में, इससे हम start करेंगे आज की topic को. So the historical change that came is that economy or economic activity had gradually shifted its sectors. Shifted means प्राइमरी से सेकेंडरी पे, सेकेंडरी से टर्टियरी पे. मतलब एक जो शिफ्ट हुआ, ज़्यादातर देखिए कोई भी एक्टिविटी एलिमिनेट नहीं हुई. आगे मैंने एक लाइन लिखी हुई है, उसको भी ध्यान से आप पढ़ना. None of the activities have been eliminated, but there was a gradual shift from primary sector to industrial sector. एक समय ऐसा आया जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने लगा, इंडिया में भी इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी, तो बहुत से जो डेली वेजेस वर्कर्स थे या इस तरह के लोग थे वो सैलराइड होने के लिए इंडस्ट्रीज़ की तरफ बढ़े. और जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो किया, उसके वजह से तीसरा हमारा जो टर्टियरी सेक्टर था वो भी अपने आप ग्रो हो गया. सर्विसेज ऑब्वियसली नीडेड है. जैसा मैंने इंटरडिपेंडेंस में एग्जांपल दिया था आपको कि अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, माल बन के तैयार हो रहा है और प्रोडक्ट तैयार हो गया, तो उसको पहुंचाने के लिए दुकान तक, होलसेलर तक हमें ज़रूरत है ट्रांसपोर्ट की. तो इस तरीके से सर्विस सेक्टर भी बढ़ता चला गया. देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, बट इट डज नॉट मीन कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ प्रीवियस सेक्टर. कंप्लीट एलिमिनेशन नहीं हुआ. ऐसा नहीं कि इतने लोग शिफ्ट कर गए प्राइमरी से सेकेंडरी पे कि प्राइमरी में कोई बचा ही नहीं, या सेकेंडरी से टर्टियरी पे इतने लोग शिफ्ट कर गए कि सेकेंडरी में कोई बचा नहीं. ऐसा नहीं है. जो परसेंटेज था पीपल का, मीन्स वर्किंग परसेंटेज जो था वो शिफ्ट हुआ. ऐसा नहीं था कि वो ज़ीरो हो गया किसी भी सेक्टर में. ज़्यादातर लोग जो मूव किए सेकेंडरी और टर्टियरी में मूव किए प्राइमरी से. नाउ मोस्ट इंक्रीमेंट वाज इन टर्टियरी सेक्टर. वो भी किस तरह से इंक्रीमेंट था? 1950s से 1960s तक बेसिकली हमारी पूरी इकोनॉमी जो थी वो बेस करती थी हमारे प्राइमरी एक्टिविटी पे या प्राइमरी सेक्टर पे, क्योंकि एग्रीकल्चर और उसकी रिलेटेड एक्टिविटी से ही 1950s से 60s तक ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होता था, और वही बेस होता था हमारे जीडीपी का भी, वही बेस होता था हमारे इनकम का भी. बहुत नॉमिनल प्रोडक्शन और इस तरह की चीज़ें खुद यहाँ होती थी. लेकिन जो एरा 1973 से 2003 या अभी तक का आप इसको काउंट कर सकते हो एज पर योर बुक, मैंने चूंकि इसको लिख दिया 1973 से लगाए आप टिल डेट, इसको कह सकते हो कि आप खुद भी देख रहे होगे कि किस तरीके से ब्रॉड लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा. बहुत सी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने लगे हर डिस्ट्रिक्ट में. अपने गोरखपुर में जैसे गीडा बना या नोएडा है, तो इस तरह के इंडस्ट्रियल सिटीज़ ही डेवलप होने लगी. इतना ज़्यादा हाइक हो गया डेवलपमेंट का और इंडस्ट्रीज़ का कॉन्सेंट्रेशन जो था, तो इसलिए लोगों का शिफ्ट ग्रेजुअल था. लेकिन तीनों सेक्टर इंक्रीज किए हैं 1973 से 2003 तक. ऑल द सेक्टर्स हैज़ इंक्रीज. अब आता है राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्टियरी सेक्टर. द नेक्स्ट टॉपिक इज, इसके इस हिस्टोरिकल चेंज के रिलेटेड कुछ ग्राफ आपके बुक में दिए हुए हैं. एनसीईआरटी बुक आपके पास होगी या आप साइड बुक लेकर पढ़ रहे होंगे ऑल इन वन से, तो यू विल बी हैविंग अ ग्राफ. ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा. ये आप जानते हैं, आप कई और सब्जेक्ट्स में भी ग्राफ बनाते हैं कि आपके पास कोई डेटा होता है, उसको पिक्चर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हैं. तो जस्ट गो थ्रू द ग्राफ. आप वहाँ पे देख लेंगे कि कितने परसेंट, कितने रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ, किस ईयर में हुआ, उसकी पूरी डिटेल ग्राफ में है. अगर उसमें कोई उस टॉपिक में आपको डाउट होगी तो यू आर वेरी मच फ्री टू आस्क इट एनी टाइम टू मी ऑन माई पर्सनल वॉल ऑल्सो. तो वो डाउट अपना, अगर आपको ग्राफ रिलेटेड कुछ होगा तो आप क्लियर कर लीजिएगा. देन कमिंग ऑन टू राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्टियरी सेक्टर. टर्टियरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ गई, कैसे बढ़ गई, क्या रीजंस थे? वो रीजंस जानना ज़रूरी है कि अगर हमने बार बार हम लोग कह रहे हैं कि देयर वाज अ ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड सेकेंडरी टू टर्टियरी, तो आखिर जब बढ़ा ये तो किस तरीके से बढ़ गया अचानक, क्या कारण क्या थे? सी आई हैव रिटन इट इन पॉइंट सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू आंसर इट एंड टू अंडरस्टैंड ऑल्सो. और इनफैक्ट आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आप पॉइंट वाइज आंसर्स लिखते हो,
तो आपके लिए कन्वीनियंट हो जाता है। द फर्स्ट रीज़न इज डिमांड फॉर बेसिक सर्विसेज इंक्रीज। चूँकि पॉपुलेशन इंक्रीज हुई और बेसिक सर्विसेज जैसे होटल्स, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी थे उसमें, जो है एजुकेशंस, बैंक्स, इंश्योरेंस, ये सेक्टर्स बढ़ते चले गए और ये बेसिक सर्विसेज बढ़ते चली गई। तो जाहिर सी बात थी कि जो जैसे पोस्टल सर्विसेज ही थी, एक टाइम टोटली आदमी डिपेंडेंट था पोस्टल सर्विसेज के लिए इंडिया पोस्ट पे, मीन्स हमारे जो भारतीय डाकघर हैं उन पे। बाद में कुरियर सर्विसेज आई, सर्विसेज वो भी हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस सर्विस सेक्टर। उन्होंने सर्विसेज को एक्सपैंड कर दिया। अब आप और आसानी से, चाहे कॉस्टिंग अपने डाकघर से अधिक थी, बहुत से सामान आप मंगाने लगे और आज तो जो ई बिज़नेस या ई कॉमर्स चल रहा है वो पूरा इन कुरियर सर्विसेज पे ही डिपेंडेंट है कि आप बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और सामान आपके घर पहुंच जाता है। इसी तरीके से बैंक्स भी थे, बैंक्स नेशनलाइज थे, जो भी SBI या जो भी और बैंक काम कर रहे थे, प्राइवेट बैंक्स भी चले आए, HDFC, ICICI या जो और है। तो सर्विसेज हर तरह की इंक्रीज हुई, बेसिक सर्विसेज, इसलिए डिमांड बढ़ी इस सेक्टर की। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है वो ये है कि चूंकि इस सेक्टर में हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे, इसलिए लोग भी ज़्यादा इसमें हो गए, जो परसेंटेज है। क्योंकि एग्रीकल्चर में सिर्फ एक एग्रीकल्चर था या रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो बताई थी कि पोल्ट्री है और माइनिंग है, फिशिंग है, यहाँ पे बहुत सारे और हैं। आई हैव जस्ट रिटन फ्यू ऑफ देम। Then the second one is greater development in primary and secondary sector has increased demand for service sector. प्राइमरी सेक्टर भी बढ़ने लगा, चूंकि इंडस्ट्रीज बढ़ी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रीज बढ़ी, इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी। जब इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल जो एग्रीकल्चर सेक्टर से उनको चाहिए होता था वो खरीदना शुरू कर दिए। तो प्राइमरी सेक्टर भी इंक्रीज़ हुआ, वहाँ पे भी डिमांड बढ़ी, तो जाहिर सी बात थी उनकी इनकम बढ़ी। और सेकेंडरी तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग होने लगी, फैक्ट्रीज बैठने लगी, वो भी बढ़ गया। और इन दोनों सेक्टर के बढ़ने के बाद जाहिर सी बात है कि जैसा मैंने कहा था, दे ऑल द थ्री सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो जैसे ही दोनों सेक्टर हमारे बढ़े, अपने आप हमारा तीसरा सेक्टर सर्विस सेक्टर की डिमांड और बढ़ गई। ज़्यादा प्रोडक्शन मीन्स ज़्यादा सर्कुलेशन, क्योंकि अगर कोई चीज़ हम प्रोड्यूस कर लिए और अगर हम उसको बांट ना पाएँ तो वो यूजलेस हो जाता है। देन वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न, एज इनकम लेवल इंक्रीज ऑफ पीपल दे डिमांडेड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब हमारी इनकम इंक्रीज होने लगती है तो हमारी जो ज़रूरतें हैं, फिर वो उसके बाद धीरे धीरे ज़रूरत पूरी होने के बाद हम शौक पे अपने आ जाते हैं, तो हम बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ पे आ जाते हैं। जैसे टूरिज़्म इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश हुई, इनकम लेवल लोगों की बढ़ी, टूरिज़्म इंडस्ट्री फ्लरिश हो गई। इतनी फ्लरिश हो गई कि आज के डेट में आदमी प्लान करता है, मतलब इस पेंडेमिक को छोड़ दीजिए तो इसके अलावा आदमी प्लान आउट करके रखता है कि गर्मी की छुट्टियों में हम यहाँ जाने वाले हैं, ठंड की छुट्टियों में हमारा यहाँ का टूर है, यहाँ की प्लानिंग है। और यहाँ तक कि कई बार लोग पूछते हैं, अगर आप किसी गर्मी की छुट्टी में दिखाई दे जाए तो लोग पूछते हैं आप कहीं गए नहीं, आप यहीं हैं गोरखपुर में, कहीं घूमने नहीं गए। तो इतना ग्रेजुअल शिफ्ट हो चुका है कि टूरिज़्म जैसी इंडस्ट्रीज़ आगे बढ़ी। या शॉपिंग का आप ऑनलाइन आप कंटेंट और क्रेज़ देख रहे हैं आप कि कई जो रिटेलर्स, दुकानदार हैं, वो आज परेशान हैं। जिस लेवल की शॉपिंग आज हम सब ऑनलाइन लेवल पे करते हैं, तो वो सब इनकम लेवल बढ़ने की ही बात है कि जिसके वजह से हमारे जो शौक थे, या प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे हम आ गए। पहले सरकारी अस्पताल ही होते थे, जैसे जैसे इनकम बढ़ी तो आदमी एक एश्योरेंस उसके दिमाग में आती थी कि अगर इफ़ आई विल गो टू प्राइवेट हॉस्पिटल, डेफिनेटली इफ़ आई विल पे हायर, डॉक्टर विल ट्रीट बेटर। तो एक ये जो साइकोलॉजी दिमाग में आई, तो इस तरह की सर्विसेज भी बढ़ी, इसलिए टर्टरी सेक्टर भी इंपॉर्टेंस में आया। देन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन तो सबसे बड़ा रीज़न है। आप समझिए कि 1991 से ग्लोबलाइजेशन, जो हमारी लिबरलाइजेशन पॉलिसी थी, वो लागू हुई, लिबरल हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि बाहरी कंपनियों को इंडिया में एंटर करने का मौका दिया गया कि भाई ठीक है, आप अपनी जो मल्टीनेशनल कंपनीज जिनको हम कहते हैं MNCs, वो इंडिया में आना 1991 से स्टार्ट की। और इस ग्लोबलाइजेशन ने एक नया ट्रेंड ला दिया, नई बहुत सी सर्विसेज एमर्ज हुई, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही है, ITI, कंप्यूटर के बहुत सेगमेंट में काम हुआ, कॉल सेंटर्स जैसी नई चीज़ें आई जो सर्विसेज को और इंक्रीज़ की, या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई कि हम एक बेसिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे थे, मोबाइल इंडस्ट्री आई, उसके सर्विस प्रोवाइडर्स आए, तो वोडाफोन और इस तरह के बड़े बड़े दुनिया के जो दिग्गज थे इस फील्ड के कम्युनिकेशन के, दे ऑल्सो केम हियर। So these are few reasons why importance of rising tertiary sector. Now one thing more, आप जो वेट कर रहे होंगे, जो स्टूडेंट्स का नाम है वो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि किन्होंने कमेंट किया था। और आज का जो एक टॉपिक मैं आपको दे दूंगा आज, वो है
राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्टियरी सेक्टर का वन रीजन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, एनी वन रीजन यू हैव टू राइट इट हियर इन द कमेंट बॉक्स। और अभी जैसे ही ये सेशन खत्म करेंगे 2-3 टॉपिक और पढ़ाने के बाद, तो जिन बच्चों ने कमेंट किया था बहुत अच्छा एंटिसिपेशन था, काम तो बहुत लोगों ने नहीं भेजा है, उस पर भी एक्टिव होइए, काम भेजिए आप, वो आपके लिए ज़रूरी है। जस्ट कंप्लीट योर वर्क, तो उसको टाइमली सबमिट करिए। और अभी जब वीडियो ओवर होगा तो मैं आपको नाम बताऊंगा। नाउ एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल इन डिफरेंट सेक्टर्स, जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल है ये डेटा थोड़ा सा अजीब देखने में लगता है। जो जीडीपी में शेयर है प्राइमरी सेक्टर का वो सिर्फ 20% का है। मीन्स द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन आवर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो ऑल 3 सेक्टर्स का फाइनल गुड्स और सर्विसेज का हम टोटल करते हैं, वो निकल के आता है 20% सिर्फ। लेकिन उस 20% के अलावा भी यहाँ पर लोग जो इन्वॉल्व होते हैं वो 50% है। एम्प्लॉयड लोग 50% है, माने कुल जनसंख्या के 50% लोग एग्रीकल्चर में हैं, लेकिन जीडीपी आ रही है 20%। ये थोड़ा सा अजीब सा डेटा है ना, कि जब जिस सेक्टर में आधे लोग हैं वहाँ से शेयर आ रहा है 20%, एटलीस्ट 50% आता तो भी समझ में आता कि 50% लोग इस सेक्टर में, 50% आ रहा है बाकी दोनों सेक्टर, लेकिन ऐसा है। उसका रीज़न है डिस्गाइज्ड और अंडर एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। क्लास 9th में आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड के बारे में। डिस्गाइज्ड और सीजनल जैसा मैंने आपको 9th में पढ़ाया था, एक बार रिवाइज करा दूं और दोबारा यहाँ बता दूं कि सीजनल वो होता था जब किसी एक पर्टिकुलर सीजन में आपके पास काम हो और बाकी के टाइम आप खाली बैठे हुए हैं, तो दैट इज़ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि आप सीजनली ही एम्प्लॉयड होते हैं। डिस्गाइज थोड़ा सा अलग है, when more persons are engaged in a task than required, मतलब जब जितने लोगों की आवश्यकता है उससे अधिक लोग अगर किसी टास्क में लगा दिए गए हैं तो वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। ऐसे में दिखते तो सब हैं कि एम्प्लॉयड हैं, बट एक्चुअली वो होते नहीं हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा आपको 9th में भी मैंने एक बार ये बताई थी बात, कि जैसे सपोज करिए कि एक कोई एग्रीकल्चरल प्लॉट है छोटा सा, जहाँ पे कि 2 आदमी या 3 आदमी की, सपोज करो 3 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। अब 3 पर्सन्स की ज़रूरत थी और घर के लोग मान लो बाकी अनएम्प्लॉयड थे, 2 लोग और भी, और वो दोनों जो अनएम्प्लॉयड थे वो भी जुड़ गए और 5 लोग काम कर रहे हैं। 5 की ज़रूरत नहीं है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से भी हम देखें, चूँकि इन 2 आदमी के बढ़ने से किसी तरह का प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। भाई ये 2 आदमी मिल के कुछ ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा उगा देंगे क्योंकि प्लॉट ऑफ लैंड फिक्स्ड है, सेम है। तो ये 2 आदमी चूँकि जो टास्क था उसमें एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा लोग हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा लोग हैं विच अपीयर टू बी वर्किंग, जो दिखते हैं काम करते हुए, बट दे आर नॉट एक्चुअली इंक्रीजिंग एनी प्रोडक्शन और इकोनॉमी, तो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के पार्ट है ये 2 एक्स्ट्रा लोग। सो दिस इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मीन्स जब हमारी ज़रूरत से अधिक लोग जो काम पूरा करने के लिए लगे हुए हैं, तो वो जो अधिक लोग हैं वो टर्म होते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के तौर पे। या तो वो लेस पेड होते हैं, या बिल्कुल ही कम इनकम होती है, या नहीं इनकम के बराबर होती है, इसलिए ये डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट होता है। यही रीज़न है कि 50% लोग हैं इस सेक्टर में प्राइमरी में, लेकिन शेयर 20% का है। नाउ अब आखिर जब ये लोग इतने अनएम्प्लॉयड हैं, डिस्गाइज्ड में हैं या सीजनल में हैं, तो कैसे हम क्रिएट करेंगे और एम्प्लॉयमेंट, उसके कुछ फैक्टर्स या पॉइंट्स आपके सामने डिस्क्राइब किए जा रहे हैं। पहला कह रहा है टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर्स। टेक्निकल या इंस्टीट्यूशनल मेजर्स में इरिगेशन की फैसिलिटी को और प्रॉपर बनाना, क्योंकि कई बार ऐसे बहुत से किसान हैं जो सिंचाई की व्यवस्था ना हो पाने की वजह से नहीं उपज कर पाते हैं। हाइब्रिड सीड्स, HYB सीड्स आपने पढ़ा हुआ है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, वो उन तक अवेलेबल कराया जाए। अवेयरनेस ऑफ मॉडर्न टेक्निक, कई किसान ऐसे हैं जो आज भी ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं, तो उनकी प्रोडक्शन जो है वो नॉमिनल ही होती है। अगर उनको इस तरह का सेटअप करके कोई केंद्र बना के, अवेयरनेस सेंटर बना के जहाँ बुलाया जाए, या खुद वो संस्था पहुँचे और उन्हें नई नई टेक्निक्स के बारे में बताते चले कि कैसे इरिगेशन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, कौन सी फसल उगाइए, जैसे कैश क्रॉप्स हैं कि जिससे आप जल्दी और ज़्यादा इनकम पाओगे, या मल्टीपल फार्मिंग है, आपने पढ़ा हुआ है मल्टीपल फार्मिंग का भी, टू ग्रो मोर फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड, तो वो अपनी इनकम को बढ़ा भी सकते हैं और एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। दूसरा है प्रमोशन ऑफ एलाइड एग्रीकल्चर। एलाइड मीन्स एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ, एलाइड का यहाँ मतलब है जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ हो, एसोसिएटेड विथ एग्रीकल्चर। तो एलाइड एग्रीकल्चर में जैसे पिसीकल्चर है जिसको हम फिश फार्मिंग कहते हैं, या ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं, या एनिमल रियरिंग फॉर मिल्क है ना, या मीट,
ये क्या है कि एग्रीकल्चर के ही रिलेटेड सेक्टर्स हैं, एलाइड सेक्टर्स हैं। अगर इन तरह के सेक्टर्स में भी हम लोग जाएं तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हो जाती है और एम्प्लॉयमेंट मिलने लगता है। फोकस ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, कोल्ड स्टोरेज खरीद लिया, बना लिया जिसमें कि अनियंस और पोटैटोज़ को स्टोर कर रहे हैं, या बहुत से और ऐसे गृह और कुटीर उद्योग हैं जो घरों से ही फैमिली मेम्बर्स के इन्वॉल्वमेंट से पापड़ बनाने का है, मसाला बनाने का है। इस तरह के बहुत से छोटे और कुटीर उद्योग हैं जिसको शुरू करके आदमी स्वरोजगार के तौर पे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तौर पे आगे बढ़ सकता है, एम्प्लॉयड हो सकता है। देन वी हैव इम्प्रूवमेंट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके लिए एक काम जो गवर्नमेंट लेवल पे है वो ये है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ग्रामीण दशा है हमारी गाँव की जो दशा है, उसको, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को अपलिफ्ट करना पड़ेगा। मीन्स वहाँ प्रॉपर रोड्स हो तो ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, तो जो कोई सामान बन रहा है उसको ले आना ले जाना, या इंडस्ट्रीज़ के सेटअप होने के भी चांसेस तब बनते हैं जब हमारी कनेक्टिविटी होती है किसी जगह से। सपोज़ करिए कनेक्टिविटी ही नहीं है, ना कोई ट्रेन पहुंच रही है, ना बस या ट्रक जाने लायक है, तो क्यों वहाँ इंडस्ट्री कोई डालेगा, और मुश्किल हो जाएगी सामान ले आने ले जाने में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इज़ इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर। हेल्थ और एजुकेशन, देखिए कोई भी आदमी जब तक हेल्दी है तभी तक वो परफॉर्म कर सकता है। आपके पास बहुत सी स्किल हो, बहुत सा टैलेंट हो, आप अक्सर बीमार पड़ जाते हो तो आप एक तरह से कमज़ोर हो जाओगे और आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ोगे तो आपका काम अफेक्टेड होगा। तो हेल्थ और एजुकेशन ये है कि लोग जाने तो कि आप भाई क्या जानकारी आपकी है, कौन सी स्किल, कोई नई टेक्नोलॉजी जैसे आई ही, अब उसको कैसे काम करना है आप जानेंगे ही नहीं जब तक आप एजुकेटेड नहीं होंगे। तो इस सेक्टर में भी काम करने की ज़रूरत है कि और स्कूल्स या हायर लेवल, जैसे प्राइमरी स्कूल्स तो हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, लेकिन कुछ इस तरह के और डेवलप्ड हायर स्कूल्स की, सेकेंडरी स्कूल्स वहाँ डाले जाएँ कि बच्चे शिक्षित होते रहें, ग्रामीण लोग भी शिक्षित होते रहें, तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। और इसके बाद अब आपको मैं एक टॉपिक बताऊंगा, वो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए जो गवर्नमेंट ने एफर्ट किया है, दैट इज़ नरेगा, या जिसको आप मनरेगा कहते हैं, नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा उसी में नाम जोड़ दिया गया, वो हो गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी 100 डेज एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट की रूरल एरियाज़ में। दिस इज़ फॉर रूरल एरियाज़, और ये आप ऐसे कह लो कि जो अनएजुकेटेड है या मतलब ऐसे ग्रामीण में कार्य कराने के लिए ये शुरू किया गया। Along with long term measures, government is employing some short term measures also to create employment। माने सरकार दीर्घकालिक व्यवस्थाओं के अलावा कुछ छोटी छोटी शॉर्ट मीन्स आप कह लो पॉलिसीज़ या प्लान्स बनाते रहती है, विकल्प बनाती रहती है कि हम किस तरह से जनता को, ग्रामीण खास करके जो लेबर क्लास हैं या इस तरह के लोग हैं जो काम करना चाह रहे हैं और काम ना मिले, तो इनके लिए भी कुछ प्लानिंग या पॉलिसीज़ बनाती रहती है। उसी में से एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट सॉरी, दैट इज़ नरेगा 2005 बाद में, और ये लॉन्च हुई 2 फरवरी 2006 को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च की गई। तो ये जो पॉलिसी लॉन्च हुई नरेगा 2005, चूँकि इसका नाम पड़ा था 2006 फरवरी में लॉन्चिंग हुई, इसको बाद में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बना दिया गया। महात्मा गांधी जी के नाम पे ये योजना रख दी गई। तो ये पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के थ्रू एक पॉलिसी है जिसमें 100 डेज वर्क का एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट होता था। रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट करके इसको 150 डेज कर दिया गया है। अब प्रति वर्ष जो लोग, प्रत्येक परिवार का एक सदस्य, मतलब ये ध्यान रखिएगा कि 1 पर्सन पर फैमिली, इसको एक तरह से जॉब गारंटी है ये 100 डेज या 150 डेज की। ये काम उसको मिलना है। किस तरह के काम होते हैं? जो रोड्स बन रही हैं, खड़ंजा बिछ रहा है, नाली बन रही है, पुलिया बन रही है, गांव में तालाब खोदा जा रहा है, इस तरह के जो भी रूरल वर्क है उसमें 150 दिनों तक सरकार एश्योर करती है कि इन ग्रामीणों को इस तरह के कार्यों में लगाया जाएगा। रूरल एरियाज़ में ये पॉलिसी ध्यान रखिएगा कि रूरल एरियाज़ के लिए ही है। दूसरी चीज़, इसी को राइट टू वर्क भी कहा जाता है, मनरेगा को ही राइट टू वर्क भी कहा जाता है। तीसरी चीज़, अगर गवर्नमेंट फेल करती है ये 150 दिन का एम्प्लॉयमेंट देने से, इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड
तो गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा उस व्यक्ति को जो रजिस्टर्ड है, जिसको कि ग्राम पंचायत सारा मॉनिटरिंग जिसकी करता है, ग्राम पंचायत में ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तब ये काम मिलता है प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को 150 दिनों की जॉब गारंटी। तो जैसा मैं कह रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मीन्स बेरोजगारी भत्ता, मीन्स आप बेरोजगार रह गए, चूंकि गारंटी दी गई थी तो गारंटी का मतलब ये हो गया कि भाई एश्योर्ड है, अब नहीं दे पाए तो जितने दिन नहीं दे पाए उतने दिन का अलाउंस आपको सरकार पे करेगी। पेमेंट वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली, जो तीनों तरीके इस तरीके से हो जाती है, चाहे साप्ताहिक हो या पाक्षिक हो या मासिक हो, तीनों तरीके से पेमेंट हो जाती है। ग्राम पंचायत जिसको ऑडिट करता है और मॉनिटर करता है, ऑडिट और मॉनिटर दोनों करने का काम ग्राम पंचायत को इसका होता है। तो ये केंद्र सरकार की पॉलिसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो today we will till here only we will study the topic. Now as I have told you that I will take the names of the students, those who have commented, so I am just going to give you the names. ये आपका प्रीति यादव, then we have, आप लोग प्लीज़ इसमें अपना नाम ज़रूर दिया करिए, नहीं तो कई बार आईडी से समझ नहीं आता, RSH करके अब एक आईडी है, तो आई डोंट नो, बट ठीक है आपने कमेंट किया। देन सृष्टि दुबे, अमित यादव, अभिजीत गोंड, श्रिया सिंह, किशन श्रीवास्तव, ये किशन का नैया है लग रहा है, शुभम गुप्ता, देन नित्यांश पांडे, साहिल राज, शकीना खातून, मुस्कान माबिया और अंश मिश्रा, श्रेया पांडे, आयुषी पांडे नाम से आईडी श्रेया पांडे नाम से थी। देन वी हैव अमितेश सैनी, देन शुभांकुर, फिर उसके बाद से मानसी पांडे, गौरी, शुभम वर्मा, गौरव चौधरी, देन वी हैव अनीशा सिंह राठौड़, मारिया खुर्शीद, सुधांशु कुशवाहा, हर्षित दुबे, नैन्सी शर्मा, आर्यन प्रजापति, खुश करमचंदानी, ये आपके लोग थे बच्चे जिन्होंने कमेंट किया था। वेरी गुड, कीप इट अप, ऐसे लगे रहिए, पढ़ाई ध्यान से करते रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।